पुवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम, ये बात एरिस्टोटल ने बोली थी। देखो, जहां पर भी गरीबी ज्यादा है ना, जहां पर भी लोग अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, खाने के लिए उनको फूड नहीं मिल रहा है, तो देखो ऐसे लोग सिस्टम को चेंज करने के लिए ज्यादा एक्टिव दिखेंगे। जैसे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जांपल लीजिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था, जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो तो देखो लग्जरी की लाइफ जी रहे थे, और बाकी लोगों के पास में, कॉमन मैन के पास में फूड नहीं था, ब्रेड नहीं था, बहुत बुरा जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में ना लोगों को मोटिवेट करना आसान होता है, रेवोल्यूशन लाने के लिए, हथियार उठाने के लिए, एक्शन लेने के लिए। ऐसी सिचुएशन में लोगों को मोटिवेट करना आसान होता है। इसीलिए एरिस्टोटल ने कहा था पुवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम। जहां पे गरीबी ज्यादा है, जैसे आप देखिए सोमालिया, देखिए सोमालिया में एक फेल्ड स्टेट है, थोड़े थोड़े रीजन में एक अलग आर्म्ड ग्रुप का कब्जा है, क्योंकि गरीब लोगों को ख्वाब दिखा के उनको हथियार थमाना आसान होता है। गरीब व्यक्ति आसानी से मरने मारने पर उतारू हो जाता है। उसे लगता है कि यार अभी मुझे खाने के लिए मेरे पास में फूड नहीं है, इससे अच्छा तो यही है कि मैं हथियार उठाऊं और अपना जीवन संवारूं। तभी तो अक्सर हम बात करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमारे पक्ष में है, लेकिन हमने यूथ को अगर जॉब्स नहीं दी, बेरोजगारी रही, तो देखो उनमें से कुछ यूथ जो हैं वो क्राइम के रास्ते पर चल सकते हैं। इससे हमारी सोसाइटी का जो ढांचा है वो बिगड़ सकता है, इन्वेस्टमेंट कम आएगी। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है, ये समस्या देश की इकोनॉमी से जुड़ी है। डेट आज की देखो 8 फरवरी है, और आज की डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। सबसे पहले तो आर्टिकल हम एक वो डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। 2-3 आर्टिकल्स कंबाइल करके हम ये इशू डिस्कस करेंगे। साउथ इंडिया के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने ये बोला कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हम टैक्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन बदले में हमें कम पैसा मिल रहा है। उनका ये तर्क कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। डिटेल से इस इशू को हम समझेंगे 2-3 आर्टिकल्स को कंबाइन करके। फिर द हिंदू के ये 2 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना ये एक ऑफेंस है। एक जजमेंट आई मद्रास हाईकोर्ट की जो सही नहीं है इस ऑफेंस से संबंधित। फिर फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्शन के ऊपर बैन लगाने की वकालत कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज, लेकिन देखो इसमें इक्विटी कंसर्न्स हैं। क्या कंसर्न्स हैं, सब कुछ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में नॉर्थ साउथ फिस्कल डिवाइड से संबंधित है। आप देखो, जहां एक तरफ जीएस पेपर सेकंड में फेडरलिज्म से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, दूसरी तरफ इवन जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कंटेस्ट क्या है, हाल ही में कर्नाटक कांग्रेस के एक एमपी डीके सुरेश ने एक स्टेटमेंट दी कि वित्त मंत्री ने जो बजट प्रेजेंट किया, बजटरी एलोकेशन में साउथ इंडिया के राज्यों के साथ में इनजस्टिस हो रहा है। साउथ इंडिया के जो राज्य हैं हमारे देश में, वो ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल पूल में, चाहे वो जीएसटी हो या फिर डायरेक्ट टैक्स हो, लेकिन बदले में फाइनेंस कमीशन उन्हें कम टैक्स देने की बात कहता है, यानी अपनी रिकमेंडेशंस देता है। सीधे लफ्जों में बोलूं तो कर्नाटक कांग्रेस के एमपी की शिकायत यह थी कि साउथ इंडिया के स्टेट्स ज्यादा टैक्स देते हैं, बदले में उन्हें कम पैसा मिलता है। मतलब साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी, अगर इस चीज को ठीक नहीं किया गया, रेक्टिफाई नहीं किया गया, तो फ्यूचर में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सेपरेट नेशन का भी प्रपोजल रखना पड़ सकता है। तो उन्होंने काफी खराब बात बोल दी कर्नाटक कांग्रेस के एमपी डीके सुरेश ने। खराब बात क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार ना उनके क्लेम से संबंधित थोड़ा और डेटा भी देख लीजिए ताकि इसको आप आंसर में यूज कर सको। अभी देखो, जो सेंट्रल टैक्स पूल है ना, सेंट्रल टैक्स पूल में कई सारे टैक्सेस से जो पैसा आता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स लगा के या फिर कॉर्पोरेट टैक्स लगा के, इस सेंट्रल टैक्स पूल में से जब पैसा जाता है विभिन्न राज्यों को, तो उत्तर प्रदेश को इतना पैसा मिलता है जितना तो देखो साउथ इंडिया के 5 स्टेट्स को मिला के भी नहीं मिलता। समझ गए? अकेले यूपी को इस सेंट्रल टैक्स पूल से इतना पैसा मिलता है, उतना तो साउथ इंडिया के 5 राज्यों को मिलाकर भी नहीं मिलता।
इस दिशा में देखो एक और आर्गुमेंट दिया जा सकता है। देखो सेंट्रल टैक्स पूल से किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा यह तय होता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर। फाइनेंस कमीशन भी देखो एक फॉर्मूला बनाता है जिसके बेस पे फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में रेवेन्यू डिवीजन होता है और उसके बाद विभिन्न राज्यों के बीच में रेवेन्यू डिवीजन होता है कि यूपी को कितना मिलेगा, कर्नाटक को कितना मिलेगा, आंध्रा को कितना मिलेगा। समझ गए? तो 15th फाइनेंस कमीशन ने यह फॉर्मूला बनाया था कि हम 45% वेटेज देंगे इनकम डिस्टेंस को, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को वेटेज देंगे 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को देंगे 10%, एरिया को देंगे 15% और पॉपुलेशन को देंगे 15%। देखो साउथ इंडिया के स्टेट्स का यह कहना है हमने अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया, हम ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स में, तो हमें बल्कि इंसेंटिव मिलना चाहिए था, हमें सेंट्रल पूल से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था क्योंकि हमने बढ़िया काम किया है, लेकिन ज्यादा पैसा हमें नहीं मिलता, हम ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और पैसा उन राज्यों को ज्यादा मिलता है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार, उड़ीसा। पर देखो ये तर्क जो है ना, ये आर्गुमेंट्स लॉजिकल नहीं है। देखो हमारा देश जो है ना, अब कुछ लोग बोल सकते हैं हम नेशन नहीं है, बट देखो वी आर नेशन। सिर्फ एक टेरिटरी नहीं है इंडिया, इंडिया एक नेशन है, एक कॉमन आइडेंटिटी है हम सब की। हम सब का, जितने भी लोग इस देश में रहते हैं उनका एक कॉमन इतिहास है, सेम सिविलाइजेशन से हम संबंध रखते हैं, तो वी आर नेशन। तो जब नेशन की डेवलपमेंट करनी है ना, तो हम ये नहीं सोचते कि एक हिस्सा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम ये चाहते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि देश के सभी रीजन्स इक्वली डेवलप हों। जो पीछे छूट गए हैं, फॉर एग्जाम्पल बिहार पीछे छूट गया है, क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? नहीं, हम बिहार को नहीं छोड़ सकते। यह सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, आप किसी भी देश में देख लीजिए, यूएसए में देख लीजिए, कुछ राज्य, कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ कम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कोशिश किसी भी नेशन की यही होती है कि इक्वल डेवलपमेंट इंश्योर की जाए। जो राज्य पिछड़ गए हैं वहां पे भी तरक्की इंश्योर की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्पीच दी, स्पीच में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जिसका इस्तेमाल हम आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, हमारा देश जो है ना शरीर के समान है, हमारी जो बॉडी है उसके समान है। जैसे देखो पाँव में कांटा लगता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, उसी प्रकार से देश के एक हिस्से में कुछ गलत होता है तो देश का दूसरा हिस्सा रोता है। जब कोविड-19 की महामारी आई तब तो किसी ने यह आर्गुमेंट नहीं दिया कि महाराष्ट्र में, पुणे में वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है तो उस पर महाराष्ट्र का हक है, पूरे देश का हक नहीं है, पहला हक महाराष्ट्र का होना चाहिए। कोविड-19 की महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो देश के ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उन्होंने ऑक्सीजन प्रोडक्शन में जबरदस्त सहयोग दिया। उन्होंने तो नहीं बोला कि पहला हक हमारा है, हमारे यहां से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो जो हिमालयन स्टेट्स हैं जहां से नदियां निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मान लीजिए ये राज्य बोल दें कि नदी तो हमारे यहां से ओरिजिनेट हुई है, हम तो इसको दूसरे राज्यों में नहीं जाने देंगे, पानी पे पहला हक हमारा है। तो देश में देखो ये सब बातें नहीं चलती। देश की एकजुटता का मतलब ही ये है कि एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ हैं, परिवार की तरह है देश। ये तो चलो थोड़े इमोशंस वाले आर्गुमेंट है। अब थोड़े लॉजिकल आर्गुमेंट देखिए। देखो जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय बिहार इतना नहीं पिछड़ा हुआ था जितना बिहार आज पिछड़ा हुआ है, लेकिन उस समय बिहार ने ना दूसरे राज्यों के डेवलपमेंट में कोऑपरेट किया था। कैसे कोऑपरेट किया था मैं आपको बताता हूं। फ्रीट इक्विलाइजेशन लेवी, क्या है ये पूरा कंसेप्ट? देखो उस समय ना झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। संयुक्त बिहार में ना बहुत ज्यादा मिनरल्स थे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, आयरन वगैरह ये सारे। तो ना ट्रांसपोर्ट अगर आप इन रिसोर्सेज को करोगे ना, फॉर एग्जांपल आयरन ओर को करोगे, तो साउथ इंडिया में बिहार से आयरन ओर ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आपको पता है बहुत ज्यादा आएगा। नॉर्थ इंडिया के राज्यों में ले जाना है, आपको पता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी ज्यादा आएगा।
लेकिन सरकार ने ना खर्चे को काउंट नहीं किया। सरकार ने पूरे देश में इक्वल कॉस्ट पे आयरन ओर उपलब्ध करवाया। तो बिहार भी उस समय बोल सकता था कि भैया हमारे यहां से तो आयरन ओर प्रोड्यूस कर रहा है, हमें तो सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पे तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हमको क्यों आयरन ओर इतना महंगा मिल रहा है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऐड करके। लेकिन बिहार ने उस समय कुछ नहीं बोला। बिहार ने बोला देश की बात है, तो पूरे देश में आयरन ओर को ना इक्वल कॉस्ट पे पहुंचाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चाहे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी भी हो किसी भी राज्य में ले जाने की, उस चीज को इक्वलाइज कर दिया गया। जैसा आज साउथ इंडिया के राज्य ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स में, लेकिन उन्हें कम मिलता है। शुरुआती सालों में, आजादी के बाद शुरुआती सालों में नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे सेंट्रल टैक्स पूल में, लेकिन उन्हें कम मिलता था। उन्होंने तो कभी विरोध नहीं किया उस समय, यह नहीं बोला कि भैया हम तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमें कम मिल रहा है। नॉर्थ इंडिया के राज्यों ने समझा इस चीज को कि हां देश के डेवलपमेंट की बात है। इवन आज आप महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में मुंबई कितना कंट्रीब्यूट करता है, महाराष्ट्र कितना कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल टैक्स पूल में, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी नहीं बोला कि भैया हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलो इस चीज को भी आप छोड़ दो। कर्नाटक में आपको पता है बेंगलुरु सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टैक्स पूल में। तो कर्नाटक में भी तो बेंगलुरु के अलावा बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको ज्यादा मिलता है। तो बेंगलुरु के लोग भी बोल सकते हैं कर्नाटक की राज्य सरकार को कि भैया हम तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें आप कम दे रहे हो, आप कर्नाटक के दूसरे राज्यों को ज्यादा दे रहे हो जो कम कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स पूल में। कहां तक जाओगे आप, कहां तक इस आर्गुमेंट को लेके जाओगे कि हम ज्यादा दे रहे हैं और हमें कम मिल रहा है। एक परिवार में देखो कोई एक पर्सन कमाता है, वो तो नहीं बोलता कि मैं कमा रहा हूं तुम सब कमा नहीं रहे हो, ज्यादा मुझे मिलेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्गुमेंट ये है, साउथ इंडिया के राज्यों में अब टोटल फर्टिलिटी रेट काफी कम है, वहां पे लेबर कम है। तो बिहार, यूपी, उड़ीसा ये जो राज्य है ना, ये लेबर कंट्रीब्यूट करते हैं साउथ इंडिया के राज्यों में, तभी वहां पे काम चल पाता है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो या फिर नॉन स्किल्ड लेबर हो। अगर ये जो बिहार, यूपी और उड़ीसा ये जो राज्य हैं लेबर देना बंद कर दें, तो साउथ इंडिया के राज्यों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाए। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखो, नॉर्थ इंडिया के जो राज्य है ना, वो साउथ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट का काम करते हैं। तो देश की जो इकोनॉमी है वो इंटरलिंक्ड है। तो कुल मिला के देखो, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का ये जो तर्क है कि साउथ इंडिया के साथ में फिस्कल इनजस्टिस है, ये पॉइंट सही नहीं है। हालांकि देखो, अगर सच में आर्गुमेंट्स की बात करनी है तो वो लीडर्स, वो पॉलिटिकल लीडर्स फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा जिसके बेस पे रेवेन्यू डिवाइड होगा, उस फॉर्मूले में कौन से फैक्टर को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अगर इन फैक्टर्स पे बात करनी है तो एक लॉजिकल डिस्कशन होगी, वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगी। अगर पॉलिटिकल डिस्कशन करनी है तो फिर ये सारी बातें कि हाँ साउथ इंडिया के राज्यों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अलग से देश बनाओ, फिर वो सारी बातें हैं, वो तो देखो देश को तोड़ने वाली बात है। लॉजिकल बात करो ना। डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पे साउथ इंडिया के राज्यों को नुकसान होगा, उन्हें कम सीटें मिलेंगी, ये पॉइंट देखो जेन्युइन है। साउथ इंडिया के राज्यों का ये पॉइंट जेन्युइन है कि उन्होंने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की दिशा में काम किया है, तो वहां पे सीट्स कम नहीं होनी चाहिए, तो इस पे नेशनल डायलॉग होना चाहिए। तो किसी भी डिबेट को ना लॉजिकल ढंग से सुलझाया जा सकता है, बजाय के लोगों में एक नफरत पैदा करो, साउथ इंडिया के लोगों में नॉर्थ इंडिया के लोगों के प्रति नफरत पैदा करो। इससे देखो देश बनता नहीं है, देश टूटता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर लानी है, जिसमें देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो देश की ताकत है, तो फिर देखो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं निकल के आनी चाहिए। देश की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करें और पूरे देश में ग्रोथ एंड इक्विटी लेके आएँ। जो राज्य पिछड़ गए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पुश करें, धक्का मारे, ताकि वो भी डेवलपमेंट की दौड़ में थोड़ा तेज चल सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नॉर्थ साउथ फिस्कल डिवाइड से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित मद्रास हाईकोर्ट की एक जजमेंट से संबंधित है।
आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर के विज के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने एस हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस केस में अपना एक वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट के अनुसार अगर देखो कोई पर्सन प्राइवेट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है ना, तो वो अपराध नहीं है। तो उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने प्राइवेट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियोस डाउनलोड की और देखी ना, उसके खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर दिया गया मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा इस केस में। बट देखो राइटर ना अलग आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। राइटर सीधा सीधा बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 67B, साफ साफ बोला गया है आईटी एक्ट सेक्शन 67B में कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियोस को डाउनलोड करना ये एक अपराध है। यहां पर देखिए, ये स्लाइड देखिए, आईटी एक्ट सेक्शन 67B ये डील करता है डाउनलोडिंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल। तो कायदे से ये ऑफेंस होना चाहिए था। मद्रास हाईकोर्ट ने ना एक और एक्ट भी कंसीडर किया, पोक्सो एक्ट। क्या इस केस में पोक्सो एक्ट लग सकता है? पोक्सो एक्ट तो देखो नहीं लग सकता, क्योंकि इस केस में बच्चों का डायरेक्टली अब्यूज नहीं किया गया है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल को ट्रांसमिट नहीं किया गया है उस उद्देश्य से, तो पोक्सो एक्ट तो नहीं लगता। लेकिन कायदे से ये आईटी सेक्शन 67B तो लगता ही है, ऑफेंस था। मद्रास हाईकोर्ट ने इस एक्ट को रिप्रोड्यूस नहीं किया, इस एक्ट का मेंशन नहीं किया अपनी जजमेंट देते वक्त। उन्होंने एक अलग मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट का जिक्र किया जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया। हालांकि देखो जिस जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित नहीं था। राइटर कहते हैं दो अलग अलग चीजें हैं, पोर्न को अलग से प्राइवेट में देखना, पोर्न वीडियोस को अलग से प्राइवेट में देखना, और चाइल्ड पोर्न वीडियोस को अलग से प्राइवेट में देखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो डाउनलोड करता है, उसे देखता है, तो यह सीधा सीधा अपराध है, ऑफेंस है। आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते दूसरी पोर्न वीडियोस को प्राइवेट में देखने से। इसके बाद राइटर यह भी बोलते हैं, देखो मद्रास हाईकोर्ट ने इस केस में सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 482 का इस्तेमाल किया एक्यूज्ड के अगेंस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को क्वेश करने के लिए। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, कोई भी कोर्ट इस सेक्शन के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल तभी कर सकती है जब प्राइमा फेसी देखने से यह लगे कि यह अपराध नहीं है, जो एफआईआर में दर्ज किया गया है वो अपराध नहीं है। लेकिन देखो प्राइमा फेसी हम आईटी एक्ट सेक्शन 67B को देखें तो प्राइमा फेसी देखने से लगता है सीधा सीधा ये एक अपराध है। तो मद्रास हाईकोर्ट कैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर सकती है एक्यूज्ड के अगेंस्ट? इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में यह कहा जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनका ना एक एग्रीमेंट है अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के साथ में। इनको ना पता लग जाता है, इनको रिपोर्ट्स मिलती हैं कि ये जो वीडियो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कहाँ पे अपलोड हुई, तो फिर वो कार्रवाई करते हैं, उस पर्सन को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं जहां से वीडियो अपलोड हुई है, जिसने वीडियो को क्रिएट किया है। और इस एग्रीमेंट में ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बजाय एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, CSAM। तो जब भी हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करें ना, हम ये टर्म इस्तेमाल करें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। लास्ट पॉइंट, इवन पोक्सो एक्ट को अमेंड कर देना चाहिए कि अगर किसी के पास में CSAM ये वाला मटेरियल मिलता है ना, तो वो भी एक ऑफेंस होना चाहिए। ऐसा प्रोविजन पोक्सो में भी होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को मद्रास हाईकोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज देखो गलत प्रेसिडेंट ये सेट हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फॉसिल फ्यूल्स को बैन करने में इक्विटी कंसर्न्स से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो पिछले कुछ
महीनों में ना डेवलप कंट्रीज की तरफ से, या फिर यूं कहे डेवलप कंट्रीज में भी कुछ एनजीओज, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की तरफ से ये डिमांड और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है कि फॉसिल फ्यूल्स को पूरी तरह से बैन किया जाए। जैसे देखो, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर वेपन्स की प्लोरिफिलेशन ना हो, दूसरे देशों के हाथों में न्यूक्लियर वेपन्स ना आए, इसके लिए एनपीटी ट्रीटी आई थी ना, लेट 1960s में आई थी, नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर वेपन्स को फर्दर एक्सपेंड होने से रोकने के लिए। उसी प्रकार से यह बात बोली जा रही है कि आप ना फॉसिल फ्यूल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इसी प्रकार की ट्रीटी लेके आओ। इवन कोल एलिमिनेशन पैक्ट की भी चर्चा हो रही है कि 2030 के बाद कोल माइनिंग जैसी प्रोसेसेस पर बैन लगना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। बट देखो यहां पे ना बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जैसे देखो, एक प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, CBDRRC, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। इसका मतलब देखो ये है, पास्ट में आपको पता है डेवलप कंट्रीज वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ। तो अगर हम कैलकुलेट करें सबसे ज्यादा अगर क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेवलप कंट्रीज हैं, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और वहां पे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ, उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया ग्लोबल वार्मिंग में। अब ये बात सच है कि ना क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना सभी देशों की जिम्मेदारी है, कोई भी देश भाग नहीं सकता इस जिम्मेदारी से। बट देखो डेवलप कंट्री की जिम्मेदारी तो ज्यादा है ना सिर्फ पास्ट में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बट आज के समय में भी उनके पास में ज्यादा पैसा है, ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वो ज्यादा बढ़िया सिचुएशन में है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में, बजाय के गरीब देश या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। तो यही कंसेप्ट है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डेवलप कंट्री की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपिंग कंट्रीज की कम है, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी कम है। रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी डेवलप कंट्रीज की ज्यादा है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना CBDRRC, ये बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को पूरी तरह से बैन करने की बात करते हैं 2030 तक। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे अजरबैजान, इराक, इन देशों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। US, UK की इकोनॉमी कम डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, जैसे कोल, गैस, लेकिन अजरबैजान, इराक, इन देशों की इकोनॉमी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले 6-7 सालों में भैया फॉसिल फ्यूल्स को आप पूरी तरह से फेस आउट कर दें। नहीं, इससे तो इन देशों की इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी पूरी तरह से, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, डेवलपमेंट प्रभावित हो जाएगी इन देशों की। क्या इस मामले में कोई इंटरनेशनल लॉ है? देखो, कायदे से आपको पता है किसी भी देश के अंदर, जैसे इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं ना, जो भी मिनरल्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने का अधिकार पूरी तरह से इंडिया पे है। बस हाँ, इतना जरूर ख्याल रखना है, जैसे इंडिया में जो मिनरल्स वगैरह हैं उनको एक्सप्लोर करते वक्त ऐसा ना हो कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में कोई नुकसान हो जाए या फिर नेपाल में कोई नुकसान हो जाए हमारे यहाँ पर मिनरल्स को एक्सप्लोर करते वक्त। ये जरूर इंश्योर करने की ऑब्लिगेशन होती है। बट देखो, हमारे देश के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कोई भी ग्लोबल ट्रीटी इस बारे में कुछ खास बोलती नहीं है। इतना जरूर बोलती है कि आप अगर मिनरल्स एक्सप्लोर कर रहे हो तो इससे आपके पड़ोसी देशों को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो देखो बहुत दूर दराज वाली बात हो गई। डेवलपिंग कंट्रीज को यह बोलना कि आप फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका आप इंपैक्ट असेसमेंट कीजिए, क्लाइमेट इंपैक्ट असेसमेंट, कि आपके फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने से कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसका कोई देखो लीगल बेसिस नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऐसा नहीं बोलती है। अगर स्पेसिफिकली इंडिया की हम बात करें, बेशक देखो इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, बट आज भी हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए। 3.6 मिलियन
यानी 36 लाख जॉब्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनरेट होती हैं कोल और पावर सेक्टर से। अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही हमारे देश में एक बड़ा कंसर्न है। अगर हम कोल माइनिंग को बैन कर देंगे, कोल माइनिंग करना बंद कर देंगे, तो हमारे देश में ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर प्रभावित होगा बल्कि इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट भी पैदा हो जाएगा। और देखो कितना बड़ा दोगलापन है ये वेस्टर्न कंट्रीज का, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस ये प्लान कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ऐसा बताया गया प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट में। और दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज को और गरीब देशों को बोला जा रहा है कि आप फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल मत कीजिए। तो भाई तुम लोग क्यों कर रहे हो? तो इस मामले में ना इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज की और गरीब देशों की आवाज उठानी चाहिए। इंडिया ने तो खुद इस पे स्टैंड लिया, जहां बाकी देश 2050 तक नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल करने की बात कर रहे थे। इंडिया ने कहा कि भैया हमें ज़्यादा समय चाहिए। इंडिया ने बोला हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल करेंगे, मतलब जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा हमारे देश में, उससे पहले हम नहीं कर सकते। तो इंडिया ने इस इशू पर स्टैंड लिया। तो इंडिया को बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ भी उठानी चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ मिल के ये स्टैंड लेना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो डबल स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। क्लीन एनर्जी की तरफ पूरे वर्ल्ड को ट्रांजिशन करना है, बट ट्रांजिशन की स्पीड जो है वो सेम नहीं हो सकती। डेवलपिंग कंट्रीज़ की सिचुएशन अलग है, गरीब देशों की सिचुएशन अलग है, और डेवलप कंट्रीज़ की सिचुएशन अलग है। उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते डेवलपिंग कंट्रीज से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं मेंस के। एक तो देखो फिजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड, जो हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा टॉपिक डेवलप कंट्रीज फोर्स कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप फॉसिल फ्यूल्स को बैन कीजिए, उस इशू से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं pwonlyis.com पे जाके। प्री के क्वेश्चंस देख लीजिए। कोल तो देखो यूपीएससी का वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है। कोल पे यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। ऑलमोस्ट हर 2-3 सालों में कोल पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट क्वेश्चन शायद 2020 में आया था। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था और अब आ सकता है इस बार, लेकिन फोकस ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे है, सोलर एनर्जी पे है, तो उन पे बल्कि ज़्यादा संभावना है कोल के बजाय। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2012 में, आप ध्यान से पढ़िए, और ये 2020 वाला, दोनों क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़िए, आंसर मन में सोचिए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड 2 और 3, और इस क्वेश्चन का आंसर है 1, 2, 3। सारी स्टेटमेंट सही हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।